सांद्रण के बाद हम लोग अयस्क में उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियों को हटाने के लिए उसका भर्जन करेंगे। चूंकि इस अयस्क के अंदर नमी नहीं होती, क्योंकि ये हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स नहीं होता, इसीलिए इसमें कोई नमी ना होने की वजह से हम इसका निस्तापन नहीं करेंगे, यानी इसमें निस्तापन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें नमी उपस्थित नहीं होती। तो ऐसे में हम सीधा आप क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। कौन सी क्रिया करेंगे, भर्जन करेंगे। अब भर्जन कैसे होता है आइए समझते हैं। भर्जन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रोएस्टेड ओर्स होता है, सॉरी, जो हमारे पास सांद्रित अयस्क होता है, अभी अभी जो हमने सांद्रण करके प्राप्त किया है अयस्क को, उस अयस्क को सीधे एक प्रावर्तनी भट्टी में ले जाके रख देते हैं। आप देख रहे हैं एक छोटा सा हमने यहाँ प्रावर्तनी भट्टी बना रखा है। हालांकि प्रावर्तनी भट्टी का प्रारूप और विवरण आप पीछे कर चुके हैं, उसके समस्त फंक्शन के बारे में आपको पता है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ इसको समझ सकते हैं। तो प्रावर्तनी भट्टी के तली में हम सांद्रित अयस्क को रख देंगे, यानी कॉपर पायराइट के अयस्क को रख देंगे, और फिर यहाँ ईंधन जलाकर, अग्नि स्थान है ना, अग्नि स्थान पर ईंधन जलाएंगे। यहाँ से जो गर्म वायु आएगी, इनकी लपकें आएंगी, इस गर्म वायु की सहायता से धीरे धीरे आपका अयस्क क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा। ध्यान रहे इसे हम उतना ही ताप देते हैं जिससे कि ये पिघले ना, यानी गलनांक के नीचे ही इसको गर्म किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अयस्क में उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियां, जैसे कौन कौन सी वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं, पीछे आपको बताया गया है। सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये हैं वाष्पशील अशुद्धियां। तो सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी ये सभी वायु के साथ क्रिया करके O2 ले लेती हैं, वायु में से ऑक्सीजन ले लेती हैं, और इनके साथ क्रिया करके ये वाष्पशील रूप में आ जाती हैं। सल्फर SO2 के रूप में वाष्पशील होकर अलग होता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में, आर्सेनिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, AS2O3, ये भी आपका ऑक्सीकृत होकर वाष्प के रूप में आ जाता है। और एंटीमनी भी ठीक आर्सेनिक ऑक्साइड के तरह ही ये भी यौगिक बनाता है, तो ये आपका किस रूप में आएगा, Sb2O3 के रूप में। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी हमारे पास अशुद्धियां हैं, जैसे सल्फर है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, ये सभी वायु के साथ क्रिया करके SO2, AS2O3 और Sb2O3 के रूप में वाष्पशील प्रक्रिया में आकर बाहर निकल जाती हैं। यहाँ देखिए ये बेस्ट गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगी चिमनी से होकर। अब एक बात और हो जाता है, इस क्रिया के दौरान आपको बताया गया था कि एक परिवर्तन अयस्क के अंदर और होता है। अयस्क के अंदर क्या परिवर्तन होता है, ये अशुद्धियां तो वाष्पशील हो ही जाती हैं, वायु के साथ ऑक्सीकृत करती हैं, साथ ही साथ आपका अयस्क भी ऑक्सीकृत हो जाता है। तो अब हमारा अयस्क कौन है, कॉपर पायराइट, यानी CuFeS2, ये है हमारा अयस्क, कॉपर पायराइट अयस्क। ये भी भर्जन क्रिया के दौरान ही वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी भर्जन करते हैं तो वायु की उपस्थिति में करते हैं, वायु मंद गति से अंदर प्रवेश करता है और उसी दौरान हम इसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तब भर्जन क्रिया हो जाती है। तो इस दौरान जब आपकी अशुद्धियां मुक्त हो जाती हैं तो आपका कॉपर पायराइट अयस्क भी O2 के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, किस रूप में, Cu2S प्लस FeS प्लस SO2 के फॉर्म में। ध्यान देना, आपका ये कॉपर पायराइट वायु के साथ ऑक्सीकृत हो रहा है, किस रूप में ऑक्सीकृत हो रहा है, Cu2S FeS में, और साथ में SO2 पुनः वाष्पशील रूप में बाहर निकल जाती है। अब इसे हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 बढ़ाएंगे, तो यहाँ भी आपका 2 बढ़ जाएगा, और S की संख्या 2 दुनाई 4 हो जाएगी। तो 2 इसमें S है
एक इसमें और एक इसमें, 4 हो जाएगी। ऑक्सीजन टोटली आपका 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। इनको भी आप बैलेंस कर लीजिएगा। S प्लस O2 SO2 ये ऑलरेडी बैलेंस है। AS प्लस O2, अब देखिए यहाँ आप 2 बढ़ाइएगा और यहाँ 4 बढ़ाइएगा, तो 4 4 आर्सेनिक हो जाएंगे। ऑक्सीजन 3 दुनाई 6, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 बढ़ा लेंगे। वही चीज यहाँ भी आप बढ़ा दीजिए, ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। देखिए आपका काफर पाइराइड भी ऑक्सीकृत हो गया CO2S और FeS में, साथ में SO2 वाष्पशील रूप में बाहर निकल गया। परंतु ये वाष्पशील नहीं होती, ये सॉलिड फॉर्म में ही होती हैं, तो ये आपकी वहीं पे रह जाएंगी या फिर गलकर ये तरल रूप में आ सकती हैं। तो ऐसे में ये दोनों बच गए। अब ये प्रक्रिया यही रुकता नहीं है, इसी क्रिया के दौरान ये भी आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाती है। कैसे ऑक्सीकृत होती हैं, आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होती है, यानी कुछ हिस्सा इसका और कुछ हिस्सा इसका भी वायु द्वारा ऑक्सीकरण कर लेगा भर्जन क्रिया के दौरान ही। तो चलिए देखते हैं, Cu2S प्लस O2 गिव्स आउट क्या बनाएगा, आपका Cu2S ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, Cu2O प्लस SO2, यानी ये CO2O में क्यूप्रस ऑक्साइड में आपका ये मुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा और SO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक ऐसे ही FeS भी आपका आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है FeO प्लस, साथ में SO2 गैस बनता है। इनको आप बैलेंस कर सकते हैं। कॉपर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ बढ़ाना होगा। यहाँ अगर हम 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी हम 2 बढ़ाएंगे, 4 4 कॉपर आपका हो जाएगा। अब सल्फर आपका 2 हो गया, तो यहाँ भी हम 2 बढ़ा देंगे। अब ऑक्सीजन का संख्या देख लीजिए, 2 दुनाई 4 और 4 2 6, क्योंकि 2 इसमें है और 4 इसमें, तो यहाँ 3 दुनाई 6। ठीक ऐसा ही नीचे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप 2 बढ़ाएंगे, यहाँ आप 3 बढ़ाएंगे, तो ऐसे में सल्फर 2 हो गया, सल्फर यहाँ 1 है तो यहाँ बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, और Fe के आगे भी 2 बढ़ा देंगे, आपका ये बैलेंस हो जाएगा। पुनः मिला कर लीजिए, 2Fe, सल्फर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 3 दुनाई 6, 2 इसमें है और 4 इसमें है। तो आप देख रहे हैं कि भर्जन क्रिया के दौरान क्या हो रहा है, वाष्पशील अशुद्धियां तो वाष्पशील प्रकृति में आकर मुक्त हो रही हैं, साथ ही साथ आपका कॉपर पाइराइड अयस्क भी वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है Cu2S और FeS में, यानी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। Cu2S और FeS भी आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होकर Cu2O और FeO में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसे में भर्जन क्रिया जब पूर्ण हो जाता है तो आपके पास ये सारे पदार्थ जो बच जाते हैं, जो तो वाष्पशील है, वो वेस्ट गैस के रूप में भट्टी से बाहर निकल जाएंगी चिमनी से होते हुए, लेकिन जो बच जाएंगी तली के अंदर जो रह जाएगा गलित अवस्था में, उसमें कौन कौन से घटक होंगे उसे भी जानना जरूरी है। तो हमारे पास कौन कौन से घटक होते हैं, तो पहला घटक आपका होगा FeS, दूसरा होगा Cu2S, तीसरा होगा FeO और चौथा होगा Cu2O। तो ऐसे में गलित मिश्रण में इन चार घटक उपस्थित होंगे, और यही 4 घटक जब आपको गलित अवस्था में प्राप्त होंगे तो इसे हम भर्जित अयस्क या रोएस्टेड ओर्स कहेंगे, रोएस्टेड ओर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है प्रक्रिया, एक बार पुनः ध्यान से समझ लीजिए कैसे करना है इसको। भर्जन क्रिया के दौरान भर्जन करते कैसे हैं, एक परावर्तनी भट्टी की तली में सांद्रित अयस्क को रख दिया जाएगा और इसे वायु की उपस्थिति में, हालांकि वायु यहाँ धीमी गति से बहुत तीव्र नहीं होनी चाहिए, मंद गति होनी चाहिए, पर वायु अंदर आना चाहिए। वायु की उपस्थिति में इसे गर्म किया जाता है, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, परंतु गलनांक के नीचे। तो ऐसे में इसमें उपस्थित अशुद्धियां कौन कौन सी, सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी ऑक्सीकृत होकर SO2, AH2O3, Sb2O3 आदि वाष्पशील प्रकृति में क्या हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं। साथ ही साथ कॉपर पाइराइड अयस्क भी ऑक्सीकृत हो जाता है Cu2S और FeS में।
Cu2s और FeS आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं Cu2O और FeO में। ऐसे में Cu2s और FeS ये भी बच जाएंगे आपके पास, और जो इनकी अल्प मात्रा कन्वर्ट हुई है Cu2O और FeO ये भी आपके पास रह जाएंगी। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुल, जब लास्ट में भट्टी की तली में गलित अवस्था में हमें भर्जन क्रिया के पश्चात जो मटेरियल प्राप्त होता है, जो मिश्रण प्राप्त होता है, उसमें 4 घटक होते हैं मूल रूप से। कौन कौन से मूल रूप से 4 घटक हैं? फेरस सल्फेट यानी FeS, Cu2s और FeO और Cu2O। इन्हीं मिश्रण को हम क्या कहते हैं? भर्जित अयस्क कहते हैं। तो इस तरीके से हम भर्जित अयस्क के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार रिएक्शन पुनः दोहरा लीजिएगा, बहुत ही आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। तो ये था हमारे पास भर्जित अयस्क, यानी भर्जन के पश्चात हमें इस रूप में मिला। अब इस भर्जित अयस्क के अंदर ये जो आपका FeO दिख रहा है ना, FeO ये एक आगलनीय अशुद्धि के रूप में आ रहा है। किस रूप में आ रहा है? आगलनीय अशुद्धि के रूप में आ रहा है। और ऐसे में अगर ये आगलनीय अशुद्धि है तो ये आसानी से वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर पृथक नहीं हो सकती। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रज्वलन करना होगा, क्योंकि ऐसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए गालक की आवश्यकता होती है, अर्थात इसे एक गालक के माध्यम से गलाकर धातुमल में कन्वर्ट करना होगा। और ऐसे में कौन सी क्रिया करनी होती है? इसे हटाने के लिए हमें प्रज्वलन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रज्वलन की आवश्यकता होती है। तो चलें एक बार अब प्रज्वलन की तरफ, प्रज्वलन क्रिया को समझते हैं। इस क्रिया में क्या होता है और लास्ट में हमें हमारा अयस्क किस रूप में प्राप्त होता है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मिटाएंगे। देखिए, इस समय भर्जित अयस्क के रूप में हमारे पास क्या क्या है, यहां पहले हम नोट कर लेते हैं। भर्जित अयस्क के रूप में जो हमारे पास घटक है FeO, Cu2O, FeS, Cu2s, ये 4 घटक ध्यान देना है। अब इस भर्जित अयस्क में हम क्या करेंगे? जब भी हम इसका प्रज्वलन करेंगे तो प्रज्वलन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? वात्या भट्टी की, ब्लास्ट फर्नेस की आवश्यकता होती है। ऐसे में प्रज्वलन क्रिया को करने के लिए हम यहाँ एक वात्या भट्टी का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं वात्या भट्टी यहाँ हमने बना रखा है छोटा सा, क्योंकि वात्या भट्टी के बारे में भी हमने पीछे सारा वर्णन दे दिया है, सारी जानकारियां वहां आपको हमने बता रखी है, और आपके दिमाग में होगा कि वात्या भट्टी का फंक्शन क्या होता है। तो आइए एक सरसरी निगाह से एक छोटे से प्रारूप में समझ लेते हैं। ये आपके वात्या भट्टी का प्रारूप है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पीछे आपने समझ रखा है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले वात्या भट्टी के हॉपर में भर्जित अयस्क में 2 चीजें मिला लेंगे, एक कोक मिलाएंगे और दूसरा गालक के रूप में सिलिका मिलाएंगे। हमने आपको वहां बताया था कि कभी भी अगर किसी गालक को सेलेक्ट करना है तो ये पहले तय कर लीजिए कि कौन सी आगलनीय शुद्धि है। अगर आगलनीय शुद्धि का नेचर कैसा है? क्षारीय है, तो हमें अम्लीय गालक का इस्तेमाल करना होगा, और अगर उसका नेचर अम्लीय है तो हमें क्षारीय गालक का इस्तेमाल करना होगा। क्यों? ऐसी बात तो पीछे बताई गई है गालक के दौरान। तो ध्यान रहे आपका ये FeO यही है आपका क्या? आगलनीय शुद्धि। तो ये किस नेचर का है? FeO किसका ऑक्साइड है? धातुओं का ऑक्साइड। और धातु का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है? क्षारीय होता है। तो ये FeO धातु है और इसका ऑक्साइड कैसा होगा? क्षारीय। और एक क्षारीय ऑक्साइड के लिए हमें किस गालक की जरूरत होगी? अम्लीय। किसकी जरूरत होगी? अम्लीय गालक की। समझ गए? और अम्लीय गालक के रूप में हमने किसको सेलेक्ट किया है? सिलिका को, SiO2 को। समझ गए? तो आइए SiO2 को इसमें मिलाया, कोक को मिलाया, और जो हमें भर्जित अयस्क के रूप में ये चारों घटक मिले उनको मिलाया, और मिलाकर इनको एक चार्ज बना लिया, घान बना लिया। और देखिए घान की बात आ रही है, तो घान किसे कहते हैं? चार्ज किसे कहते हैं? ध्यान रहे जिन जिन पदार्थों को किसी फर्नेस के अंदर इन्वॉल्व करना हो, डालना हो, उनको एक में मिला लीजिए, तो जो मिक्सअप बनता है, एक मिश्रण बनता है, उसी को हम चार्ज कहते हैं। तो ये है तीनों चीजों का मिश्रण। इस समय इसको हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, घान कहते हैं। तो इस घान को हमने कहाँ डाला? वात्या भट्टी में। और कैसे डाला?
कप और कोन की सहायता से, कप कहाँ लगा है, कप और कोन हॉपर में लगा है, इसको हम सरकाते हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, तो यहां से अयस्क जो है चारों तरफ फैल कर गिरती है, भट्टी में फैल कर गिरती है, एक जगह नहीं गिरती। तो जब ये फैल कर भट्टी में गिरेंगी तो इस दौरान भट्टी के अंदर धीरे धीरे क्रियाएं होंगी, लेकिन क्रियाएं तब संपन्न होती हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके सबसे निम्नतम यानी नीचे वाले पार्ट में आप देख रहे हैं, नीचे वाला पार्ट वो पार्ट जहां पे कार्बन को दहन कराया जाता है या किसी ईंधन को दहन करके गर्म वायु या उष्मा प्राप्त की जाती है। तो यह है भट्टी का वो भाग जहां पे फॉयल्स को जलाया जाएगा और यहां से ताप उत्पन्न किया जाएगा। हालांकि यहाँ का तापक्रम सबसे ज्यादा होता है, पर जैसे जैसे भट्टी में ऊपर की तरफ आएंगे तापक्रम का क्या होगा, तापक्रम का जो लेवल होगा वो कम होता जाएगा। क्लियर। अब एक बड़ी बात यहाँ ये ध्यान देना है कि ऐसे में जैसे ही धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ अयस्क आता है, अयस्क ऊपर से नीचे की तरफ जब आता है तो क्या होता है, सबसे पहले क्रिया क्या होती है, केवल 3 स्टेप क्रिया ध्यान देना है इसमें। फ्रगलन में केवल 3 रिएक्शन आपको मिलेंगे, तीनों क्रियाएं ध्यान से समझ लीजिए, कोई कठिनाई नहीं है। सबसे पहले जब अयस्क चार्ज भट्टी के अंदर प्रवेश करता है तो निम्नतम ताप पर जो क्रिया होती है, सबसे पहले क्रिया क्या होती है उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमारा Cu2O, जितना भी Cu2O है, कहाँ है ये वाला Cu2O, फटाफट किसके साथ क्रिया करता है, कुछ भाग FeS के साथ, पूरा नहीं, थोड़ा सा FeS के साथ, मतलब पूरा FeS नहीं लेगा, ये कुछ ही भाग पार्टिसिपेट करेगा, पूरे से क्रिया नहीं कर पाएगा क्योंकि FeS की मात्रा पर्याप्त होती है, जबकि उसके अपेक्षा Cu2O की मात्रा बहुत कम होती है। तो Cu2O किसके साथ, FeS के साथ रिएक्ट करेगा, पर FeS की अल्प मात्रा यहां प्रयोग में लाई जाएगी। तो ऐसे में क्या बनाएगा, Cu2S प्लस FeO। ध्यान दें, Cu सल्फर के साथ चला गया Cu2O के रूप में, Fe ऑक्सीजन को ले लिया FeO के रूप में। ठीक है, अब यहां फिर से एक बार FeO बन गया, अब FeO में मिल जाएगा, यानी आगलनीय शुद्धि की मात्रा और बढ़ जाएगी। ठीक है, और Cu2S में मिल गया, तो Cu2S की मात्रा और बढ़ जाएगी। अभी यहाँ पे FeS की भी काफी मात्रा बची होती है, तो इसी में से कुछ हिस्सा एक बार और ऑक्सीकरण हो जाती है, क्योंकि आपके इसके अंदर भी एयर जा रहा है तो यहाँ भी ऑक्सीकरण की संभावना होती है। तो कुछ FeS वायु यानी O2 के साथ ऑक्सीकृत होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FeO प्लस SO2। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा आपका अगलनीय शुद्धि जो भी उसके अंदर बन रहा है वो आपका अलग होगा, और साथ में जो भी वाष्पशील नेचर के बन रहे हैं पदार्थ वो अलग होंगे। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दीजिए, अब चाहे FeO यहां से प्राप्त हुआ हो और चाहे पहले का हो, ये जितने भी FeO यहाँ पे प्राप्त हुए हैं उस सारी FeO की मात्रा क्या करती है, ये समस्त मात्रा चूंकि आगलनीय शुद्धि के रूप में है, ये सिलिका नामक गालक के साथ, यानी गालक इस समय कौन है, सिलिका इनको गला देता है और गला कर इसे किस रूप में बदल देता है, धातुमल में। और कौन सा धातुमल बनाएगा, आप यहां से देखिए, ऑक्सीजन में मिलेगा तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, तो FeSiO3, जिसे हम क्या कहेंगे, फेरस सिलिकेट। यही हमारा क्या होगा, सलाइक के रूप में आएगा, धातुमल के रूप में आएगा। क्या नाम है इसका, फेरस सल्फेट नाम है, राइट। तो हमें धातुमल प्राप्त हुआ किस रूप में, फेरस सल्फेट के रूप में। एक बार इस प्रक्रिया को पुनः समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मात्र 3 रिएक्शन होना है। कैसे, भर्जित अयस्क में हम कोक और गालक यानी सिलिका मिलाएंगे, तीनों को मिलाकर चार्ज बनाएंगे और इस चार्ज को हम एक छोटी वात्या भट्टी में हॉपर में कप और कोन्स की सहायता से धीरे धीरे यहां से होते हुए भट्टी के अंदर गिराएंगे। जैसे ही भट्टी के अंदर आपका चार्ज जाता है तो ऐसे में धीरे धीरे जैसे ही तापक्रम का बढ़ता हुआ क्रम होगा वैसे वैसे प्रक्रिया शुरू होती है। तो सबसे पहले क्रिया कौन सी होती है, भर्जित अयस्क में उपस्थित आपका Cu2O ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा थोड़े से FeS के साथ क्रिया करके Cu2S और FeO में बदल जाता है।
आपका CO2 यहाँ पे लगभग समाप्त हो चुका है और FES का भी एक छोटा अमाउंट यहाँ से हट चुका है, लेकिन अभी एक बड़ा अमाउंट बचा हुआ है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, यही है FES का अल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा ऑक्सीकृत हो जाती है वायु के साथ, किस रूप में, FeO में। और ऐसे में FeO की संख्या बहुत ज्यादा है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ये अगलनीय शुद्धि लगातार आपका बढ़ रहा है और आपका FES का मात्रा कम हो रहा है। और अंततः जो भी FeO यहाँ बनते हैं या पहले से उपलब्ध होते हैं, ये अगलनीय शुद्धि के रूप में होते हैं। इनको गलाने के लिए जब तक तापक्रम उच्च होता है, ऐसे में आपका ये सिलिका के साथ क्रिया करके फेरस सिलिकेट नामक धातुमल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा धातुमल आगलनीय शुद्धि और गालक की क्रिया से बना हुआ है। तो अब जो आपका यहाँ पे स्लैग यानी धातुमल प्राप्त हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो किस फॉर्म में होता है, वो आपका स्पंजी नेचर का होता है, यानी झाग युक्त होता है। कैसे होता है, धातुमल किस रूप में आएगा, किस अवस्था में आपको दिखेगी, धातुमल झाग की अवस्था में दिखेगी, फेन के रूप में दिखेगी। और ये सीधे कहां चली जाएगी, भट्टी की तली में आएंगी, सबसे नीचे तली में बिल्कुल नीचे। कौन, बिल्कुल नीचे आपका गलित धातु, गलित धातु या धात्विक मिश्रण प्राप्त होगा, यहाँ पे ये बैठ जाएगा और ठीक इसके ऊपर तैरता रहेगा कौन, धातुमल। यानी पेदी के अंदर निचले सतह पर गलित धातु कलेक्ट होगा और ठीक उसके ऊपर धातुमल तैरता रहेगा। धातुमल को हम अलग रास्ते से और गलित धातु को अलग रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। ध्यान रहे, इस समय भट्टी के तली में जो गलित रूप में हमें धातु प्राप्त हो रही है, वो धातु नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी धात्विक मिश्रण है जिसे हम मैट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट। इस समय यानी प्रगलन क्रिया के दौरान क्या निकल कर आ रहा है, गलित अवस्था में एक ऐसा मिश्रण जिसको हम मैट कहते हैं, जिसमें दो मूल घटक होते हैं। क्या क्या मूल घटक होता है इसमें, क्या क्या बच जाता है, ध्यान रहे, इसमें FeS और Cu2S बच जाता है। यही दोनों घटक इसमें उपस्थित होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मैट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैट, मैट कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रगलन क्रिया के दौरान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मैट प्राप्त हो रहा है। प्रगलन क्रिया के दौरान हमें क्या मिल रहा है, मैट मिल रहा है गलित अवस्था में। अभी भी हमें धातु नहीं मिला, बल्कि धातु के बजाय हमें क्या मिल गया, एक ऐसा मिश्रण जिसे हम मैट के रूप में जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहां से बहुत आता है कि मैट किसे कहते हैं, मैट क्या होता है। तो आप फट से बोलोगे, कापर के निष्कर्षण के दौरान जब कापर पायराइड से कापर का निष्कर्षण करते हैं, तो उस दौरान प्रगलन क्रिया के पश्चात प्रावर्तनी भट्टी की तली में प्राप्त गलित मिश्रण को मैट कहा जाता है, जो FeS और Cu2S दो घटकों से मिलकर बना होता है। तो ये है मैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट अक्सर टिप्पणी के रूप में बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो ध्यान रहे, इस समय क्या मिला, मैट। अब हम मैट से क्या निकालेंगे, अब हम मैट से धातु का निष्कर्षण करेंगे, यानी अब हम अंतिम चरण पर हैं। अब हमें आसानी से धातु प्राप्त हो सकती है, जबकि इससे पहले हम अयस्कों को लगातार क्या कर रहे हैं, उनमें से इम्प्योरिटीज को हटाते आ रहे हैं, उसका कन्वर्जन करते आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रगलन क्रिया तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आगे की क्रिया का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। इसको आप ध्यान रहे, इसको आप कम से कम एक बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा। प्रकरण बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। भर्जन में कितने स्टेप बन रहे थे, भर्जन में 3 स्टेप तो अशुद्धियों को हटाने के लिए बन रहे थे, और 4 स्टेप आपका कहां बन गया, जब आपका अयस्क क्या होता है, 3 स्टेप कहां बन गया, एक तो कॉपर पायराइड के ऑक्सीकरण में बन गया, दूसरा जो ऑक्सीकरण के दौरान मिला, क्या मिला, सल्फाइड मिले, वो भी ऑक्सीकृत हो गए। तो 3 और 3 6 स्टेप उसमें आप दिखा दीजिए और 3 स्टेप इसमें दिखा दीजिए। रिएक्शन जरूरी है, रिएक्शन का आप जब भी विवरण करिए, जब जैसे विवरण आप करते रहिए, ठीक उस
उसी दौरान जो रिएक्शन आपका आवश्यक हो, जिसकी जरूरत हो, उस रिएक्शन को भी आप लिखिए वहां पे। जैसे हमने कहा कि ये क्रिया प्रारंभ हो रही है, यानी कॉपर ऑक्साइड FeS के साथ क्रिया करके CO2S और FeO बना रहा है, तो आप इस रिएक्शन को लगे हाथ आप लिख दीजिए। ठीक है। फिर अगले में FeS का कुछ मात्रा, यानी इसमें से थोड़ी सी मात्रा C किसके साथ, O2 के साथ रिएक्ट होके FeO में ऑक्सीकृत हो जाती है। तुरंत आप इस रिएक्शन को लिख दीजिए। मतलब जितने स्टेप्स आप बर्डन में दीजिए, शब्दों से जिसको बयां करिए, उसका जो रिएक्शन बने तुरंत लिखिए। तो इस तरीके से आप इनका विवरण दे सकते हैं। ठीक है। हालांकि हम आप लोगों को इसका नोट्स भी उपलब्ध करवाएंगे, तो आप नोट्स आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के जरिए, तो वहां से आप उसको नोट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।